हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। आज मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की डिफिनीशन और नेचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग विश्व व्यवस्था को समझने का प्रयास करें कि वर्ल्ड सिस्टम है क्या। तो वर्ल्ड सिस्टम को समझने के लिए हम लोग विश्व को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व की स्थिति। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व में जो स्थिति थी उसमें 2 बाइपोलर सिस्टम था, मतलब विश्व में 2 अवस्था थी। वह थी प्रथम विकसित पूंजीवादी देश से और दूसरा समाजवादी देश से। तो पूंजीवादी देश के अगुआ अमेरिका और समाजवादी युग का नेता सोवियत संघ था। तो उसके बाद सिचुएशन में परिवर्तन आया। प्रथम हम लोग विश्व को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंतर्गत विकसित देश से या कह सकते हैं कि पूंजीवादी देश को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। और सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत हम समाजवादी देश को सम्मिलित करते हैं, जिसमें अंतर्गत क्यूबा और सोवियत संघ को सम्मिलित किया जाता था। और थर्ड वर्ल्ड के अंतर्गत विकासशील देश को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। और फोर्थ वर्ल्ड के अंतर्गत गल्फ कंट्री यानी खाड़ी के देशों को, जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरब इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। तो सर्वप्रथम फर्स्ट वर्ल्ड जो विकसित देश हैं, जिनके पास मतलब आर्थिक संसाधनों और मानवीय संसाधन दोनों ही विकसित होता है और उनकी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है। और सेकेंड वर्ल्ड जिसके पास मतलब समाजवादी देश हैं और उनके पास जितनी आवश्यकता और योग्यता है उसके अनुरूप दी जाती है। थर्ड वर्ल्ड जो विकासशील देश है, मतलब उनका विकास नहीं हुआ है, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। और फोर्थ वर्ल्ड जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय लेकिन उनकी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास जो खाने का सामान है वो उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यानी खाड़ी देश के पास इकोनॉमिक शक्ति है, लेकिन उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद पर निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित कर अब उसके परिभाषा के संदर्भ में अब आने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मामले और विदेश नीति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम हम हंस जे मार्गेंथाउ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की डिफिनीशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब उनके अनुसार, हंस जे मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्षों का अध्ययन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्ट्रगल ऑफ पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग शक्ति के प्राप्ति के लिए अध्ययन करते हैं। उसके बाद चार्ल्स एस्लिचर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य संबंध, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय राजनीति के अराजनीतिक संबंध आते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के साथ संबंध है। इसके अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में जो संपर्क स्थापित होता है उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी इंटर स्टेट रिलेशन पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों होता है। इसमें इंटर स्टेट रिलेशन होता है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों प्रकार के संबंध होते हैं। उसके बाद नॉर्मन पेडरफोर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध नॉर्मन पेडरफोर्ड के विचार, शक्ति संबंधों के बदलते संदर्भ में राज्यों की नीतियों की अंतःक्रियाएं। जो शक्ति संबंध है, जैसे शक्ति संबंध जो है वो अस्थायी नहीं होती है, वो चेंजिंग होते रहता है। जो देश अभी पावरफुल है बाद में उसकी शक्ति कम हो सकती है। जैसे अभी सोवियत संघ, जैसे कि सोवियत संघ 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व उनकी स्थिति मतलब मोस्ट पावरफुल देशों में थी, लेकिन 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी स्थिति कमजोर हो गई। यानी शक्ति जो है उसमें डायनेमिक होता है, उसमें चेंजिंग होती रहती है। और पामर और पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य व्यवस्था को प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय है। यानी तो इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न्ड विद द
स्टेट सिस्टम, माने अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है कि राज्य व्यवस्था मतलब स्टेट सिस्टम किस प्रकार कार्य करती है उससे संबंधित है। तो उसके अंत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्द से संबंधित मामलों में मतभेद। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ते हैं और फिर बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हैं, बहुत से लोग दोनों से इंक्लूड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों को, और बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय मामले विदेश मामले इत्यादि से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कौन कौन लोग संबोधित करते हैं, जैसे कि लैग तथा लॉरिसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन किया है। जैसे लैग तथा मॉरिसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का समर्थन किया है। लैग तथा मॉरिसन के अनुसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द से संबोधित कर लगे हमें संसार को राज्य का समुदाय से संबोधित किया है, यानी संसार जो है राज्यों का कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स है। यदि हैंस लैग और मॉरिसन के अनुसार संसार क्या है, राज्यों का समूह है। तो उनका कहना है कि मतलब संसार में जो बहुत सारे वर्ल्ड जो है कि बहुत सारे स्टेट का समिश्रण है, उसमें बहुत सारे स्टेट मिलकर कार्य करते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत वो हो गया। उसके बाद मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो कोई भी विश्व अपने देश के शासन व्यवस्था के संचालन के लिए विभिन्न देशों के संपर्क में आते हैं। उसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद इत्यादि संबंधों को स्थापित करते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों का अध्ययन पर बल दिया गया। यानी कुछ लोग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतलब जो स्टेट है उनसे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उनका दायरा सीमित होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत उसका दायरा बहुत व्यापक होता है। उसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल विदेश मामले, फॉरेन पॉलिसी के मामलों में इंटरफेरेंस किया जाता है। उसके अंतर्गत राजनीतिक मामलों को सम्मिलित किया जाता है। तो उसके बाद है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यानी अभी वर्तमान व्यवस्था विश्वव्यापी व्यवस्था है। उसके अंतर्गत UNO, WHO बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करती है। इनके अंतर्गत कोई राष्ट्र और कोई एक देश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों में भेद करना मुश्किल होता है। किसी भी देश में घटना घटती है उसका इम्पैक्ट पूरा विश्व में पड़ता है। तो UNO ये सब क्या है, अभी विश्वव्यापी मतलब विश्वव्यापी संस्था है। इसके अंतर्गत मतलब पूरे देश को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद राजनीति इस प्रकार मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय मामले और विश्व मामले दोनों और फिर स्टेट के मामले सब एक हो चुके हैं। उसके बाद राजनीति का स्वरूप। तो राजनीति का स्वरूप कैसा हो? पहला, राजनीति का स्वरूप में डेविड स्टर्न ने सर्वप्रथम वैल्यू मूल्य पर ज़्यादा जोर दिया है। डेविड स्टर्न के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग मूल्य वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग शक्ति अर्न करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं, शक्ति को परिचित करते हैं और शक्ति को वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न सारे ग्रुप्स होते हैं, समूहें होती हैं, और समूह का उद्देश्य होता है सेल्फ इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति करना। और इसमें जब व्यक्तिगत प्रत्येक राज्य अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उनमें आपस में संघर्ष होता है। संघर्ष होने के फलस्वरूप में संघर्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। पॉलिटिक्स में राजनीति में पावर जो होता है इंड और मीन्स दोनों होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक साधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी देश या स्टेट वो अपने शक्ति को वृद्धि करना चाहता है और अपनी इच्छा दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है। तो मतलब कोई भी देश यदि कमज़ोर होता है तो उसकी हित तो
को कम वैल्यू दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रमुख अभिनेता अथवा कर्ता के रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र होता है एक मेन एक्टर के रूप में कार्य करता है और अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। और इसमें प्रत्येक जो राष्ट्र होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी राज्य अपना नेशनल इंटरेस्ट को वृद्धि करने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए सामाजिक संबंध स्थापित करना, आर्थिक संबंध स्थापित करना, राजनीतिक संबंध स्थापित करना और कल्चरल संबंध स्थापित करना, सभी तरह के संबंध को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है। कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। विरोध जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र एक अपनी शक्ति को वृद्धि करना चाहते हैं। जब प्रत्येक राष्ट्र अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए दूसरे के स्टेट के सेल्फ इंटरेस्ट प्रभावित होती है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट यानी विरोध संघर्ष होता है। तो इस प्रकार विरोध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है। शक्ति साधन है, यदि पावर इज द मीन्स। कोई भी राष्ट्र अपनी पावर को, शक्ति को बढ़ाने के लिए ही मतलब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करता है। यदि कोई भी राष्ट्र यदि शक्तिशाली नहीं है तो उनकी बातों की अनदेखी की जाएगी और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर उस देश का कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान समय में प्रेजेंट में अभी यूएसओ मतलब यूनिपोलर सिस्टम के रूप में बढ़ा, लेकिन अभी यूनिपोलर सिस्टम के रूप में बढ़ रहा था, लेकिन प्रेजेंट में मल्टी बाइपोलर सिस्टम के रूप में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना, भारत और जापान जैसे और भी बहुत सारे देश जो कि अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने विकसित होते जा रहे हैं, जिस कारण से अभी विश्व में शक्ति संतुलन एक जगह केंद्रित न होकर बहुतों जगह बिखरा हुआ है, बहुत सारे स्टेटों में बिखरा हुआ है। यानी शक्ति कोई भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शक्ति एक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन तथा साधन दोनों है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति मीन्स भी है और इंड भी है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्ति के माध्यम से ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शक्ति का तात्पर्य है कि आर्थिक शक्ति को फोकस किया जाता है, उसके बाद आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह की शक्ति। तो कोई भी राष्ट्र जो है कि अपनी शक्ति को वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान कायम रह सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों के विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन एमोंग नेशन। यानी अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न राज्यों में जो आप विरोध है उनको मतलब सुलझाने का भी प्रयास करता है। इसके अंतर्गत मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान में विरोध है तो उनके लिए मतलब आपस में समझौता की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के द्वारा शांति संधि की जाती है और ताकि मतलब आपस में संघर्ष ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतर्क्रियाओं का एक व्यवस्था है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निरंतर एक राज्य दूसरे राज्य के संपर्क में आते रहते हैं और आपसी संधि टिट्टी करते हैं और एक दूसरे से व्यापार करते हैं और जिससे कि एक दूसरे में एक बेहतर संबंध स्थापित किया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति मुख्य आधार स्तंभ है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। एक कर्ता मतलब एक नेशन के रूप में एक कर्ता, एक एक्टर का होना जरूरी है। उसके अंतर्गत उसमें एक्टर जो है कि आपस में एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे। और तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया होने के पश्चात आपस में विरोध कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगी। और संघर्ष उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये है कि सभी राष्ट्र के अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और सभी राष्ट्र अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमम अर्न करने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति मीन्स है, इंड है और शक्ति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्ष होता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मीनिंग, नेचर के और उसके बारे में बताया हूँ। आज मैं ऑनलाइन क्लास को समाप्त करता हूँ। नमस्ते।